नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग एडीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि प्राकृतिक खेती में गेहूं की फसल को कैसे लेना है। तो इस पूरे वीडियो में आज हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करनी है, गेहूं की बुआई से पहले किस तरह से इसका बीज उपचार करना है, कौन सी अंतर्वर्तीय फसल इसमें लेनी है, और आखिरी में गेहूं की फसल में जो स्प्रे शेड्यूल है पूरी फसल के दौरान वो किस तरह से रखना है। तो सबसे पहले अगर आप अभी प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं, केमिकल खेती से प्राकृतिक खेती में शिफ्ट कर रहे हैं, तो मेरी ये आपको सलाह रहेगी कि आखिरी जुताई से पहले अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा घनजीवामृत की ब्रॉडकास्ट करें। अगर हो सके तो 1000 किलो सूखा हुआ घनजीवामृत, जिसका भार सूखे हुए भार की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 किलो घनजीवामृत आखिरी जुताई से पहले डालें और उसको अच्छी तरीके से खेत में मिला दें। और जब आप बीज की बुआई करें उससे पहले उसको बीज अमृत से उस गेहूं के बीज का बीज उपचार करें, और साथ में जो अंतर्वर्ती फसल आप दलहनी फसल ले रहे हैं उसका भी आपको बीज उपचार करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, केमिकल खेती में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और डीएपी भी साथ में डालते हैं। और प्राकृतिक खेती में ऑब्वियस है कि आपको जहर अपने खेत में नहीं डालना है। तो प्राकृतिक खेती में यूरिया का क्या विकल्प हो सकता है। हवा में 78% नाइट्रोजन है, 78.6% नाइट्रोजन हवा में अवेलेबल है, पर वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। तो उस हवा में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करने के लिए, पौधों को उपलब्ध कराने के लिए हमको एक दलहनी फसल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जड़ों में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, एक राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नोड्यूल्स में मौजूद रहता है। और ये जो दलहनी फसलें हैं हवा से जो नाइट्रोजन लेके आसपास के जो पौधे हैं उनको उपलब्ध कराती है। इसलिए गेहूं की फसल में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एकल फसल ना लें, मोनोक्रॉपिंग ना करें, और साथ में दलहनी फसल ज़रूर लें। अब इसमें कई किसानों ने मुझसे पूछा है कि सर, अगर हम इसमें चने की फसल लेते हैं तो चने की फसल में वाटर रिक्वायरमेंट अलग है, गेहूं की फसल में वाटर रिक्वायरमेंट अलग है, तो इस स्थिति में क्या किया जाए। मेरे साथ एक अलग स्थिति है, क्योंकि मैं जो शरबती गेहूं लगाता हूं उसमें पलेवा के बाद, यानी खेत की तैयारी से पहले हम जो पानी देते हैं उसको हम पलेवा बोलते हैं। पलेवा के बाद सिर्फ एक पानी हमको देना होता है, वो भी 30 से 40 दिन बाद। तो गेहूं की फसल में भी सिर्फ एक पानी दे रहे हैं, चने की फसल में भी एक पानी दे रहे हैं। तो गेहूं और चने की जो रिक्वायरमेंट है वो बराबर है पानी की। पर अगर आप ऐसी फसल ले रहे हैं जिसमें गेहूं में 3 से 4 पानी देने हैं और चने में सिर्फ एक पानी देना है, तो थोड़ा सा एक आपको डिफरेंट वे में इसको आपकी सोइंग आपको करनी पड़ेगी। इसमें दो तरीके हैं। अगर आप बड़े स्तर पे, बड़े एरिया में अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो इस तरह से जो सीड कतार में जो बोनी करते हैं गेहूं और चने की, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेबर ज़्यादा लगती है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 1 क्विंटल यानी 100 किलो गेहूं लिया है तो उसमें आप करीब 1 से लेकर 2 किलो चना, करीब आधा किलो से 1 किलो धनिया, और ऐसी आधा किलो से 1 किलो मेथी के बीज, ये मिक्स करके अगर आप साथ में चने गेहूं के साथ बोनी करते हैं तो आपकी जो नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो इसके ज़रिए हो जाएगी। इसमें एक ड्रॉबैक, एक हानि ये है कि आप इसमें चना, मेथी और धनिया का उत्पादन नहीं ले पाएंगे। पर अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो दूसरा तरीका है जो बहुत ही कारगर तरीका है। उसमें आपको क्या करना है, बेड पे आप गेहूं और चने की बुआई करें। तो चने की और वो कैसे करना है उसका एक डायग्राम मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इस डायग्राम की मदद से आपको समझ में आएगा कि गेहूं और चने की इस पद्धति से कैसे बुआई करनी है। इस डायग्राम में आप देखिए कि जिस नाली में आप पानी दे रहे हैं उस नाली के लेफ़्ट और राइट यानी बाएं और दाएं तरफ आपने गेहूं लगाया है, और जिस नाली में आपने आच्छादन यानी मल्चिंग की है और पानी नहीं दे रहे हैं उसके दोनों तरफ आपने चना लगाया है। अगर आप छोटे से हिस्से में कर रहे हैं तो ये आप बेड बनाकर हाथ से आप ये गेहूं और चने लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो आपको उस स्थिति में रेज्ड बेड प्लांटर की मदद से ये बुआई, ये सोइंग करनी पड़ेगी। इस डायग्राम का लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके आप क्लियरली देख सकते हैं ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में आपने देखा है कि जिस नाली में हम पानी दे रहे हैं उसके लेफ़्ट और राइट में गेहूं है, तो सिर्फ गेहूं को पानी मिल रहा है। जिस नाली में आपने पानी बंद कर रखा है उसके दोनों तरफ चने की फसल है। तो
अब क्या हो रहा है कि गेहूं में पानी मिल रहा है, चने में सिर्फ नमी मिल रही है, और इस नाली में आपने आच्छादन यानी मल्चिंग भी कर दी है। तो आपकी जो गेहूं की फसल है, उस गेहूं की फसल में जो पानी की जो आपूर्ति है वो बराबर तरीके से हो रही है। आपको सिर्फ जो गेहूं वाली लाइन है उसमें पानी देना है, चने वाली लाइन में आपको पानी नहीं देना है। और जो कैपिलरी फोर्स यानी केशाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की जो नमी है वो ये जड़ें आपस में खींच लेंगी और उनकी जड़ों को भी पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप पानी की भी बचत कर रहे हैं, आप गेहूं की भी फसल ले रहे हैं, और चने की फसल आपको बोनस मिल रही है। विश्वास मानिए, आपकी गेहूं की फसल में उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, जबकि उत्पादन अच्छा खासा आपको मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले साल आप कर रहे हैं और केमिकल खेती में जो इतना उत्पादन आपको मिलता है उतना उत्पादन शायद आपको ना मिले, तो ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये मैं खुद करके देख चुका हूँ। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन बिल्कुल भी कम नहीं होगा, बराबर आपको मिलेगा। और चने की फसल आपको बोनस मिल रही है। तो ये एक तरीका है जिसमें आप गेहूं के साथ अंतर्वर्ती फसल चने की ले सकते हैं। चने की जगह आप इसमें मटर भी लगा सकते हैं, चने की जगह आप इसमें मेथी भी लगा सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिसमें आप अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। अब मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा। शरबती गेहूं में सिर्फ, जैसे मैंने पहले बताया, एक पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपनी सीड ड्रिल में पार्टीशन कर देता हूं। पार्टीशन भी इस तरह से कि 2 लाइन गेहूं की आए, 1 लाइन चने की आए, फिर 2 लाइन गेहूं की आए और 1 लाइन चने की आए। तो इससे क्या होता है, चने की लेफ़्ट और जो राइट लाइन में गेहूं है उससे नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, और सिर्फ पानी की रिक्वायरमेंट बराबर है, तो ना चने में नुकसान होता है ना गेहूं में नुकसान होता है, और जो चने की फसल है वो आपको बोनस मिलती है। अब बात करते हैं कि जो गेहूं की फसल है उसमें आपको किस तरीके से स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना है। देखिए, हर 21 दिन में एक जो इसका स्टेज है वो चेंज होता है गेहूं की फसल में, इसलिए हम 21 दिन में बोलते हैं कि आपको हर 21 दिन में स्प्रे करना है। ना हम 15 दिन बोलते हैं, ना 25 दिन बोलते हैं, ना 20 दिन बोलते हैं। 21 दिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर 21 दिन में इसकी जो स्टेज है गेहूँ की वो चेंज होती है। तो बुआई के बाद आपको पहला स्प्रे 21 दिन में करना है। 10% जीवामृत आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और हर 21 दिन में आपको ये स्प्रे करते रहना है। मतलब पहला आपने स्प्रे 21 दिन में किया, फिर उसके बाद दूसरा स्प्रे आपने पहले स्प्रे के 21 दिन बाद किया, फिर आपने 21 दिन बाद आपने फिर से एक स्प्रे किया। आखिरी में जब गेहूं की फसल पकने वाली होती है उसके 20 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको खट्टी छाछ का स्प्रे करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गेहूं के दाने में एक चमक आती है, गेहूं के दाने का जो वज़न है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये सिंपल सा आपको स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना है। गेहूं की फसल में जनरली कोई रोग नहीं लगता है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं कि रोग लग रहा है तो आप उसमें CVR तकनीक से सबसॉइल का स्प्रे कर सकते हैं, और या दशपर्णी या नीमास, जो भी प्राकृतिक कीटनाशक है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो आप हर सिंचाई दे रहे हैं गेहूं की पानी में, गेहूं के फसल में, हर सिंचाई के साथ आप जीवामृत आप हर पानी के साथ दीजिए। शुरू में कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप जीवामृत दे सकते हैं प्रति एकड़ उतना दें। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक खेती तो आप शुरुआत में 1000 लीटर जीवामृत दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो केंचुओं को एक वातावरण मिल जाएगा उनको कार्य करने के लिए, और आपके गेहूं की फसल में भी जो पोषण तत्व हैं वो भी अच्छी मात्रा में उनको उपलब्ध हो जाएंगे। 2017 में मैंने गेहूं के साथ चने की जो फसल ली थी उसमें मेरे को चने का इतना अच्छा उत्पादन मिला था कि मेरी पूरी लागत उससे निकल गई थी गेहूं की, और चने की फसल के उस लागत निकलने के बाद भी मुझे कुछ और एडिशनल प्रॉफिट मेरे को चने की फसल नहीं दे दिया था। तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि गेहूं की फसल के साथ आपको एक अंतर्वर्ती फसल लेना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि गेहूं के साथ आप अंतर्वर्ती फसल लें। अगर आप कतार में नहीं बो सकते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि आप सारे बीजों को मिक्स करके भी आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। गेहूं की फसल से रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी प्रश्न अभी भी हैं जो मैं अभी तक आपको लगता है कि आंसर नहीं हो पाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइए कि आपको अभी भी क्या शंकाएं हैं, क्या आपके मन में डाउट है, या जो भी आपके मन में प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए। और इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।